अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद सलीम। आज हमारे प्रोग्राम में जो स्पेशल गेस्ट हमने मदऊ किया है वो है सदीक़ जान साहब। सदीक़ जान साहब से आज पाकिस्तान के कुछ अहम टॉपिक्स पे उसका व्यू जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदीक़ जान साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हकीकत में कश्मीर को बेच दिया है? देखें, ये बात इंतहाई एक अपोजिशन की जानिब से एक फ़जूल बात है और इससे सख्त मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये ना लगे कि पता नहीं ये काम तहरीक इंसाफ के लोगों का है कि वो अपोजिशन को उनकी ज़बान में जवाब दें। एज़ ए जर्नलिस्ट हमारा काम नहीं है, लेकिन एज़ ए पाकिस्तानी भी मेरा दिल करता है कि मैं ये कहूँ कि इससे बड़ा बकवास जो है वो कोई नहीं हो सकता कि आप अपने ही वज़ीर आज़म पर ये इल्ज़ाम लगाएँ कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया है। देखें, मैं एक बात मुझे ये समझ नहीं आती, जब कोई ये कहता है कि कश्मीर गया, कश्मीर चला गया, कैसे चला गया कश्मीर? 70 साल में लाखों शहादतों के बाद, इतने जुल्म सहने के बाद, इतना जबर बर्दाश्त करने के बाद, इतनी ख़वातीन, माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तें पामाल करने के बाद, अगर कश्मीर ने इंडिया को नहीं माना तो सिर्फ़ एक तरमीम से वो मान लेंगे। यकीन जानिए, इंडिया के लोग, इंडिया के सहाफ़ी स्क्रीन पे वो नहीं कह सकते, ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर जो इंडिया के हामी थे वो के बयानात भी आए हैं। आपने देखा जो इंडिया के हामी वहाँ पे कश्मीरी रहनुमा हैं, उनके बयानात भी आए हैं। लेकिन वो कहते हैं इसके अलावा भी जितने लोग हैं जो इंडिया के हामी थे, पाकिस्तान के हामी नहीं थे कश्मीरी, वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान के हामी बन चुके हैं। और इतना परेशान है मोदी, इतनी उसकी हालत इस वक्त ख़राब है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस मामले से निकले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने मजबूत बयानिए के साथ ऐसा जकड़ दिया है मोदी को कि मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। देखें, जो कल भी इमरान खान ने आर्टिकल लिखा और जिस तरह इंटरनेशनली उसको कवरेज मिल रही है, जो पाकिस्तान ने कल एहतजाज किया और पूरी दुनिया के अखबारात में उसको जो कवरेज मिली, पूरी दुनिया ने जो उसके ऊपर निगाह डाली, पूरी दुनिया ने और उसको देखा, और पाकिस्तानी जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कॉल पे निकले और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों में शायद कभी ऐसा हुआ हो कि किसी एक इशू के ऊपर इस तरह से पाकिस्तानी कौम निकली हो। तो आपका मकसद ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्मीर इशू को आलमी सतह पे सही तरीके से बिल्कुल सही बेहतरीन तरीके से उजागर कर रहे हैं। देखें, एक बात अर्शद साहब जहन में रखिए, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए कि हमारी इसकी हैसियत क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हालत यहाँ पे है कि हम IMF के पास ना जाते तो हमारी इकॉनमी बैठ जाती, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा न खासा चले जाते। इस वक्त हालत ये है कि हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं, तालीम में हमारी यह है कि 2-2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, खुराक मिल नहीं रही, सेहत की सहूलियात मिल नहीं रही, हम दुनिया पूरी में आइसोलेट होकर रह गए। तो एक ऐसा मुल्क जो बैरूनी कर्ज़ों पर चल रहा हो, वो मुल्क आप कहें कि एकदम से पूरी दुनिया को इंगेज कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें पिछले 15 साल लगाकर हमारे दुश्मनों ने हमें तनहा किया है, हमें अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया है। मैं लगा अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हुई हैं, हमारे यहाँ पे लीडरशिप को करप्ट किया गया, उनको बैरूनी एजेंडे के तहत इख़्लाक़ी तौर पे करप्ट किया गया, हमारे इदारों को तबाह व बर्बाद किया गया, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी लाई गई, पाकिस्तान में 70,000 लोगों को शहीद किया गया। इस सब के बाद आप ये कहें कि एक दिन में हम पूरी दुनिया को इंगेज कर लेंगे, मुमकिन नहीं है। मुल्क ना चंद दिनों में पूरी दुनिया में अपने आप को इंगेज करते हैं, ना चंद दिनों में आइसोलेट होते हैं। और स्पेशली जब मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि सारी अपोजिशन पार्टी जो है ना टोटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। बिल्कुल ऐसे है। देखें, हम अपोजिशन को कहते हैं, अच्छा मैं आपको अर्शद साहब बताऊँ, जिन चीज़ों पर अपोजिशन टफ टाइम हुकूमत को दे सकती है उन चीज़ों पर नहीं देती जिस पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कहें ये जो भी खबर है कि 208 अरब माफ़ किए गए, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के इनके, हुकूमत इसकी जस्टिफिकेशन पेश करेगी, उनके पास जवाब भी होगा। अपोजिशन इस पर टफ टाइम दे सकती है। जेलों में लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, अपोजिशन टफ टाइम दे सकती है, नहीं देगी। लेकिन वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग वाले टॉपिक वो सिर्फ उन चीज़ों पे हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती है जो बैरूनी तौर पर उनको फ़ायदा देती है। जैसे अब कश्मीर के ऊपर मोदी का बयानिया क्या है? मोदी कहता है कि मोदी और इंडिया का बयान ये है कि भाई ये हमारा इंडिया का इंटरनल मामला है, हमने कर दिया। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का इससे मैटर नहीं है। पाकिस्तान का बयान क्या है? पाकिस्तान का भी बयान यही है और ये उनके ख़िलाफ़ ये बयान जाता है मोदी के, और पाकिस्तान का ये बयान है कि भाई ये इसका इंटरनल मामला नहीं था,
ये हमारा कश्मीरियों से पूछे बगैर और हमें इसमें इन्वॉल्व किए बगैर ये नहीं इंडिया कर सकता था, जो करारदादें मौजूद हैं। लेकिन हमारी अपोजिशन क्या कह रही है कि नहीं, ये तो मुशावरत से हुआ है, इमरान खान ने बेच दिया कश्मीर, फ़ौज ने बेच दिया है। जब आपके अपने मुल्क के अंदर से लोग ये बयान देंगे, जब बिलावल के बयान को इंडियन मीडिया अपने हक़ में इस्तेमाल करेगा, मोदी हुकूमत अपने हक़ में इस्तेमाल करेगी, जब मरियम नवाज़ की ट्वीट्स को इंडियन हुकूमत अपने हक़ में इस्तेमाल करेगी, तो ये पाकिस्तान के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है, कश्मीर के कॉज के साथ गद्दारी है। ये और ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को कि बस आप हमारे साथ एनआरओ कर लो, हमें फ़ायदा दे दो, ये सारी चीज़ें। सदीक जान साहब, चूँकि टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा है जिस पे हम डिस्कशन कर सकें, टाइम की कमी की वजह से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट साइड पे आप चूँकि काफ़ी एक्टिव है, काजी फ़ाइज़ साहब, उसके केस को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, काजी फ़ाइज़ साहब के केस का मामला यह है कि एक इंकशाफ हुआ, दस्तावेज़ात सामने आई, सबूत सामने आए कि उनकी बीवी और बच्चों के असासे और जदादें हैं बैरून मुल्क। अब फ़ाइज़ साहब से पूछा गया कि सर आपने डिक्लेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेरे बीवी और बच्चों ने अपने सोर्स ऑफ इनकम से बनाई हैं, क्योंकि मेरा उसमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको डिक्लेयर करने की, और ना ही मुझे उस पर ज़रूरत है टैक्स देने की। अब उनको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप उस पर टैक्स आप नहीं दे सकते, आपको ज़रूरत नहीं थी डिक्लेयर करने की, लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ सामने आ गई है तो आप मनी ट्रेल दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप मनी ट्रेल दे दें कि आपके बच्चों ने अपने सोर्स ऑफ इनकम से ये बनाए हैं। देखें, और जब आप बाहर असासे जदादें बनाते हैं, मनी ट्रेल नहीं बल्कि अपने बच्चों का मनी ट्रेल, जब आप बाहर बनाते हैं असासे जदादें, वहाँ तो ज़्यादा सख्ती है कानूनी तौर पे हर हवाले से, तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी 100%। वो बताएं कि मेरे बीवी बच्चों ने यहाँ से कमाए और ये फ्लैट ख़रीद लिए, ये जदादें ख़रीद ली, तो आप मनी ट्रेल दे दें। सिर्फ बात है मनी ट्रेल की। अब काजी फ़ाइज़ साहब भी टेक्निकल पॉइंट्स पे आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मियां नवाज शरीफ साहब टेक्निकल पॉइंट्स के पीछे छुपने की उन्होंने कोशिश की कि मेरी बीवी मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हसन हुसैन नवाज यहाँ के अगर शहरी हैं तो बाहर की भी उनके पास शहरियत है, या करोड़ों के गिफ्ट्स आ गए, ठीक है, करोड़ों के गिफ्ट आ गए। या वो ये कहते हैं कि वो जो उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की थी वो सियासी तकरीर थी, या वो कहते हैं कि ये इंटरनल फैमिली का मामला था, दादा ने कमाया, दादा ने दिया, आप पूछ नहीं सकते। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है या जो ऐसे ओहदों पर बैठा होता है जहाँ उसके पास इख्तियार और ताकत होती है, उससे आइनी और कानूनी तौर पे पूछा जाना चाहिए। ये हमारा दीन भी ये कहता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा जा सकता है तो फिर और तो बात ख़त्म हो जाती है। तो काजी फ़ाइज़ साहब को मनी ट्रेल देनी चाहिए, और अगर वो मनी ट्रेल दे देते हैं तो उनका रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनके खिलाफ एक और भी रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस के अलावा जो उन्होंने जो ख़त लिखे थे सदर को, उसके ऊपर जो रेफरेंस दायर हुआ, उस रेफरेंस को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा और दीगर जो लोग हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान, उन्होंने उसके ऊपर उनको वो मुस्तरद कर दिया, वो रेफरेंस ख़त्म कर दिया उनके ऊपर। तो इसमें भी अगर वो मनी ट्रेल दे देते हैं फ़ाइज़ साहब, तो मनी ट्रेल देने के बाद वो बच जाएंगे, लेकिन उनको मनी ट्रेल देनी चाहिए, इसके ऊपर कोई देनी चाहिए भी। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के लिए एक सबूत छोड़ना चाहिए कि मैं जिस सीट पे बैठा हुआ था, तो अगर मैं मनी ट्रेल दे सकता हूँ तो हर एक बंदा बिल्कुल। जब देखें ना, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस जब सियासतदानों से, जब हुक्मरानों से मनी ट्रेल मांगते हैं, जब उनको छोटी छोटी चीज़ों पे नायल कर दिया जाता है, तो इनको खुद भी देना चाहिए। तो खुद भी देना चाहिए ना, कि जो लोग बाकी लोगों को जो अकाउंटेबल करते हैं, एहतसाब करते हैं, तो उनका खुद भी फिर साफ़ शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। नेब के कवानीन में जो तरमीम हो रही है, जो अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये अपोजिशन के हक़ में जाने की तरफ एक इशारा है या गवर्नमेंट को इससे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? देखें, जो तरमीम है उनमें मैं इस हद तक तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि सारे केसेस नैब के पास नहीं जाने चाहिए। नैब के पास मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल होने चाहिए, बड़े करप्शन के स्कैंडल होने चाहिए, बड़े केसेस होने चाहिए, छोटे मोटे केसेस नहीं होने चाहिए। जो बाकी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, अगर सारे केसेस नैब हैंडल करना चाहे तो फिर FIA या बाकी डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दें। मेरा भी यही है। तो आप FIA को अपने बॉम्ब पे खड़ा करें, उसको एक्टिव करें, आप FBR को अपने मुस्तहकम करें, आप SCCP को खड़ा करें। आपने फिर ये सफ़ेद हाथी क्यों पाल रखे हैं? कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पावर देनी चाहिए। अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर? लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप इन कारोबारी लोगों के, इन ब्यूरोक्रेट्स के केसेस शिफ्ट कर दें और महकमों के, और इनका एहतसाब रुक जाए। ये नहीं होना चाहिए। हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करे, हर इदारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, और इसमें यही है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, उनके फोरम्स के ऊपर होना चाहिए, नैब के ऊपर दबाव कम होना चाहिए। नैब कुछ भी ना करे, नैब
जो बड़े 50 केसेस हैं ना उनके पास, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, इस तरह के लोगों के, मरियम सफदर, सलमान शहबाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शकील मेमन, डॉक्टर आसिम, इन सब की जो केसेस हैं ना उनको डेली बेसिस पे चलाए और जल्द से जल्द फैसले करें और लूटा हुआ पैसा वापस लाए। ये नैब का काम होना चाहिए। वैसे नवाज शरीफ प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ नैब के मुख्तलिफ केसेस में जो है ना जकड़ा हुआ है। आपका क्या व्यू है, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ से सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? सबसे बड़ी गलती उससे यही हुआ है कि उसने ये करप्शन की है, लूट मार की है, चोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, लूटा है इस कौम का पैसा। इस कौम ने एतमाद करके उसको 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तीनों बार उसने लूट मार रखी, उसने आवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, उसको आवाम का एहसास नहीं था, उसको आवाम का दर्द नहीं था। जब वो नायल होता है, वकील करना पड़ता है, फिर वो कहता है मुझे तो अब पता चला कि इंसाफ इस मुल्क में कितना महंगा है। जब जेल में गया तो पता चला कि जेल में सहूलियात नहीं है, इंसाफ की जेल है। जब अदालतों में गया तो पता चला यहाँ पे बड़ा टाइम लगता है इंसाफ मिलते मिलते। तो उस वक्त उनको पता होना चाहिए था जब वो आवाम ने उनको वोट देकर और अपना हुक्मरान मुंतखब किया था। नवाज शरीफ की बात आई तो जहन में आया मौलाना फजलुर रहमान। आजकल तकरीबन मीडिया से टोटली आउट है। कुछ अंदाज़ा या कुछ मालूमात आपको है कि इस्लामाबाद में ही है या? मौलाना साहब का ये तो नहीं पता कि वो इस्लामाबाद में कहाँ पे हैं, लेकिन मुझे शदीद तरीन मायूसी भी हुई, दुख भी हुआ कि जिस कश्मीर के नाम पे वो खाते रहे, लाखों रुपए की लस्सी पी गए, प्रोटोकॉल इंजॉय करते रहे, डीज़ल पेट्रोल मुफ्त लेते रहे, परमिट लेते रहे, इंजॉय करते रहे, सरकारी घर, खाना, नमक खाते रहे जिस कमेटी का, उस कश्मीर के लिए कल वो बाहर नहीं निकले। कल वो बाहर सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद में नहीं निकले, क्योंकि कल डी चौक पे हम खुद भी मौजूद थे। न तो उसको डी चौक पे हम लोगों ने देखा और ना ही उसको KPK की किसी साइड से किसी चैनल ने उठाया है कि वो ऑलरेडी रोड पे आया था उसी कश्मीर की खातिर जिसकी सीट के लिए वो जिस टाइम पे उस सीट पे बैठा तो बहुत बड़े बड़े दावे करता था। तो उसूलन तो मेरे ख्याल में उसको निकलना चाहिए था। बिल्कुल निकलना चाहिए था। और मौलाना साहब के बारे में मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब कहते हैं कि कहते हैं कश्मीर के इमरान खान ने सौदा कर दिया, अब कश्मीर की जंग हम लड़ेंगे। और भाई अगर आपने कश्मीर की जंग लड़नी है, चले इमरान खान ने तो सौदा कर दिया, आपने लड़नी है ना, आप मिलियन मार्च लेके इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं? आप LOC पे जाएँ। वैसे आज जाएंगे इस्लामाबाद, पहुँचेंगे। देखें ये कहना कबल वक्त है, इस हवाले से ना मेरे पास कोई ख़बर है, ना अभी मैं उसका कोई एनालिसिस करने के मूड में हूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखें मुझे सिर्फ एक वजह से लगता है कि मौलाना को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह वो अपने मदरसे के तालिब इल्मों को तैयार कर रहे हैं, तो इन्हें मज़हब का इल्ज़ाम लगा के इमरान खान पे उनके जज्बात, मजहबी जज्बात भड़का के और वो तैयार कर रहे हैं। देखें जो खुद को हमलावर होता है वो क्यों खुद को हमला करता है? उसकी ब्रेन वाशिंग की जाती है, उसको मजहबी तौर पे तैयार किया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुम ये करोगे जन्नत में जाओगे। मौलाना साहब भी, क्योंकि जो इससे पहले तालिबान हैं जो पाकिस्तान के अंदर धमाके करते हैं, तालिबान दो हैं, अफगान तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ नहीं करते, वो अफगानिस्तान की हद तक रहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो नेटो की फोर्सेज हैं उनके साथ लड़ते हैं। जो पाकिस्तानी तालिबान है वो पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ धमाके करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी तालिबान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों से पढ़े हुए हैं, उनकी ज़हनी तौर पे परवरिश, उनकी जहन साजी उनके मदरसों से हुई है। तो मौलाना फजलुर रहमान खुद कुछ बम्बार भी तैयार कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से अपने मदरसे के लोगों को, अपने मजहबी फॉलोअर्स को तैयार कर रहे हैं कि हमने जिहाद के लिए इस्लामाबाद जाना है, हमने ये जो फ़ौज है ये कादियानियों को सपोर्ट करने वाली है, ये हुकूमत यहूदी एजेंट है, ये कश्मीर को बेचने वाले हैं, वो लोग अपने कारकुनान को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आएँ और अगर फ़ौजी जवान हमारे मौजूद हैं तो तालिबान के बाद, दहशतगर्दों के बाद शायद ये पहली जमात होगी मौलाना फजलुर रहमान की जो हमारे फ़ौजी जवानों पे शायद हमले करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वक्त आए और ये बहुत मुश्किल मरला होगा। हमारी फ़ौज कभी हमारे अपने लोगों पे असला नहीं चलाती, कभी उनको नहीं मारती, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान अपने लोगों को ये जहन साजी तैयार उनकी करके ला रहे हैं कि हमने इस फ़ौज से भी लड़ना है, तो मैं बहुत खौफज़दा हूँ उस माहौल से जब मौलाना फजलुर रहमान के लोग आके और हमारे फ़ौजी जवानों के सामने खड़े होंगे, उनके साथ लड़ने को तैयार होंगे, तो उस वक्त फ़ौज के पास पता नहीं क्या ऑप्शन होगा कि जब उनके ऊपर हमले हो रहे होंगे, जब उनको खुदा न खास्ता उनको मौलाना फजलुर रहमान के लोग हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करने के दर पे होंगे, तो फिर हमारे फ़ौजी जवान क्या करेंगे? तो एक टाइम पे जो है ना मुसलमान सामने खड़ा होगा, हाँ, कुछ आलिम होंगे, कुछ तलबा होंगे, तो हाँ, हमारे फ़ौजी जवान भी काफ़ी तज़्ब में होंगे कि करें तो आखिर क्या करें तो क्या करें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये देखना चाहिए कि मज़हब की आड़ में अपने सियासी एजेंडा ना करें। आप सरकारी घर के लिए, आप पेट्रोल के लिए, आप डीज़ल के लिए, आप सरकारी गाड़ियों के लिए, आप प्रोटोकॉल के लिए, आप सरकारी घर के लिए, आप अपने कारकुनान को मज़हब के नाम पे तैयार कर रहे हैं
और आप एक तरह से दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं जिनको आप इस्लामाबाद लाना चाहते हैं। सदी जान साहब, टाइम की कमी की वजह से प्रोग्राम को इधर क्लोज करना पड़ेगा हमें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और प्रोग्राम में मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। ये